हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन में स्वागत है। अभी मैंने बारी-बारी से आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय के हर अध्याय को बारी-बारी से पढ़ाया। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतुओं और पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय अलग-अलग होता है। पहले तो आप समझिए कि जो जंतु हैं यानी जीव-जंतु हैं, जैसे मनुष्य हुआ, शेर, हाथी, घोड़ा, चीता, ये सभी जंतु हैं, तो इनका समन्वय अलग-अलग होता है। इनका समन्वय अलग-अलग होता है। और जो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय है, इनका अलग-अलग होता है। जैसे पादपों मतलब कि पेड़-पौधे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में कुछ ग्राही तंत्र निम्न हैं, यानी जो जंतु हैं, जीव-जंतु, इनके ग्राही मतलब ग्रहण करने वाले तंत्र निम्नलिखित हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, और यह ग्राही तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों में शिस्तित होती हैं। जैसे चलिए देखते हैं, पहला है आँख। आँख का मतलब है प्रकाश को ग्राही यानी प्रकाश को ग्रहण करना, जिसका कार्य होता है देखना। दूसरा है कान। कान यह ध्वनि ग्राही है, यानी यह ध्वनि आवाज को ग्रहण करता है, जिसका कार्य है सुनना। त्वचा। त्वचा का काम है ताप ग्राही। ताप भी हो सकता है या ठंडी भी हो सकती है। ये सभी ग्राही त्वचा होती है। इसका ज्ञान हमें स्पर्श करने से पता चलता है। जैसे कि अगर हम कोई गर्म चीज़ हमारी त्वचा से टच होगी तो हमें पता चलेगा कि यह गर्म है। कोई जैसे हम बर्फ टच कर देंगे त्वचा से तो हमें यह पता चलेगा कि यह ठंडा है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है जीभ। जीभ है रसग्राही, यानी जीभ है जो अपनी यह रस को ग्रहण करती है। जैसे हम नमक खाएँगे तो नमक का हमें अलग स्वाद लगेगा। अगर कोई मीठी जैसे चीनी हुई या कुछ भी मीठी चीज़ खाएँगे तो उसका पता स्वाद अलग होगा। यानी जो जीभ का काम है रस को ग्रहण करना और उससे स्वाद का पता लगाना। चलिए अब देखते हैं 5वां नाक। नाक है गंधग्राही। यानी कि हमें अगर कहीं से गंदी बदबू आ रही है, जैसे हम कहीं नाली के पास बैठे हैं या कोई जानवर कहीं मरा पड़ा है और वो सड़ गया है, तो उससे हमें गंदी बदबू आएगी। यानी जो नाक है इसका गंध को ग्रहण करना है और उसके बाद गंध का पता लगाना है। चलिए अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो अपना तंत्रिका तंत्र की है, जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्र है, वह तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र का मुख्य पार्ट है, वह न्यूरॉन है। जंतुओं में तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय प्रदान किया जाता है। यानी जो जीव-जंतु होते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतकों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारी तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन का एक संगठित जाल बना होता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन है, वो उसका हमारे शरीर में एक जाल बना होता है। और वह उस जाल में जो सूचनाएँ आती हैं, वह विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है अपनी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। अब देखते हैं न्यूरॉन, ये है अपनी न्यूरॉन। ये इसका केंद्रक है, ये दुमिका, यह तंत्रिकाक्ष, यह तंत्रिका का अंतिम सिरा, यानी यहाँ से खत्म हुई, यहाँ से दूसरी तंत्रिका लग जाएगी। ये तंत्रिका है। चलिए अब इनके कार्य देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका कार्य। जो ये है, यह कोशिका कार्य। अब देखते हैं कोशिका कार्य का क्या काम होता है। कोशिका कार्य प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में चलाती हैं। जो अपना कोशिका कार्य है, अगर कोई सूचना प्राप्त हुई है तो उसे विद्युत की आवेग के रूप में चलाती हैं। अब देखते हैं दोमिका। दोमिका कोशिका कार्य से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो सूचना प्राप्त करती हैं। ये है अपनी दोमिका। ये है कोशिका कार्य से ये निकलती हैं और ये सूचनाओं को प्राप्त करती हैं। अब देखते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी कोशिका काय न्यूरॉन की दोमिका तक पहुंचाते हैं। यानी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ये है एक एक कोशिका यानी एक न्यूरॉन। अब इसके बाद दूसरी कोशिका होगी, तो इसका जो काम है तंत्रिकाक्ष का,
कि एक कोशिका जैसे ही खत्म हुई तो उसको दूसरी कोशिका तक पहुंचाना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में अनुक्रिया, यानी जंतु अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है कि अगर हमें कोई पीट रहा है तो हम उसका जवाब किस प्रकार से देंगे, इसी प्रकार से अनुक्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं। जंतुओं में अनुक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली है ऐच्छिक अनुक्रिया। ऐच्छिक अनुक्रिया का मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, यानी अगर हमारी इच्छा है तो हम उस कार्य को करेंगे और अगर इच्छा नहीं है तो उस कार्य को नहीं करेंगे। वह होती है ऐच्छिक अनुक्रिया। इन अनुक्रियाओं पर नियंत्रण अग्र मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया ऐच्छिक अनुक्रिया, और इन अनुक्रियाओं पर नियंत्रण अग्र मस्तिष्क का, जो हमारे आगे का जो मस्तिष्क होता है, यह इस पर नियंत्रण करता है। जैसे कि ऐच्छिक अनुक्रिया मैंने समझाया कि हमारी इच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, यानी लिखना। अगर हमारी इच्छा है तो लिखेंगे, अगर नहीं है इच्छा तो नहीं लिखेंगे। बोलना, अगर हमारी इच्छा है तो बोलेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं दूसरी अनैच्छिक अनुक्रिया। अनैच्छिक अनुक्रिया का मतलब है कि हमारी इच्छा ना होते हुए भी वह कार्य हमें करना पड़े, वह है अनैच्छिक अनुक्रिया। जैसे इन अनुक्रियाओं पर नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। जो अनैच्छिक अनुक्रियाएं हैं, हमारे मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, खैर वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जो अनैच्छिक अनुक्रियाएं हैं, इस पर हमारे मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाले मस्तिष्क और पीछे वाले मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण जैसे दिल का धड़कना। अगर ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारी इच्छा नहीं है तो हम बोल देंगे कि दिल तुम नहीं धड़कना, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि अगर हमारी इच्छा भी नहीं है तब भी करना पड़ेगा, यानी श्वसन। हम सोचे कि सांस ना लें तो कैसे जीवित रहेंगे। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें वो करनी पड़ेंगी। अब तीसरा देखते हैं प्रतिवर्ती अनुक्रिया। प्रतिवर्ती अनुक्रिया पर नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि अगर जैसे कि कोई हमें पीट रहा है, तो हमें पता चलता है कि भाई हमें कोई पीट रहा है, तो हम भी अपने बचाव में उसको पीटने लगेंगे। या फिर गर्म वस्तु को छू लेने पर हाथ को हटा लेना, यानी अगर धोखे से भी हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो हमें बहुत गर्म लगता है, तो हम हाथ को पीछे हटा लेते हैं। ये होती है प्रतिवर्ती अनुक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय मुख्य रूप से 2 तंत्रों द्वारा होता है। अब जो जंतु है, जीव जंतु हैं, इनमें नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब है किसी भी चीज को नियंत्रित करना। तो ये जो नियंत्रण एवं समन्वय है, मुख्य रूप से 2 तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र, यानी जो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके द्वारा, और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के द्वारा जीवों का पूरा शरीर को कंट्रोल किया जाता है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। चलिए देखते हैं। मानव में तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, और मानव के पूरे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र ही करता है। यानी हमारा जो शरीर है पूरा, इसको कंट्रोल हमारा तंत्रिका तंत्र ही करता है। चलिए तो देखते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है, यानी जो केंद्रीय केंद्रीय कहें या मुख्य कहें, जो मुख्य तंत्रिका तंत्र है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें मेन पार्ट होता है मस्तिष्क, जो अपना ब्रेन होता है, जिसे देहाती भाषा में बोलते हैं दिमाग। तो ये जो दिमाग है, यह और मेरुरज्जु, जो ये अपने पीछे वाली, जिसे इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, ये अपनी पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर होता है मेरुरज्जु। ये और मस्तिष्क, इन दोनों को जोड़कर ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। अब देखते हैं दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें इसमें क्या क्या आती हैं, मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें प्लस मेरुरज्जु से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, इससे निकलती हैं 12 जोड़ी नसें। यह और हमारी जो पीछे वाली ये स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु है, इससे निकलती हैं 31 जोड़ी नसें। जब ये दोनों मिलकर कार्य करती हैं तो वह होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसमें तीसरा और भी होता है,
खैर वो आप लोगों के तो कोई काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में समझा दूंगा। ये एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मेन तो अपने यही दो होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, लेकिन इसमें एक और होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आप चाहें तो मैं उस पर विस्तार से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको संक्षेप में ही समझा दूंगा। तो चलिए, जो अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसमें मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें और मेरुरज्जु में से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों में से, पूरी नहीं, 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसें जब मिलकर कार्य करती हैं तो उसे बोलती हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मस्तिष्क, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, अब उसके बारे में कुछ विस्तार से देखते हैं। चलिए, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग मस्तिष्क होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इसका मुख्य अंग ब्रेन होता है, यानी मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा क्रेनियल नामक हड्डी करती है। जो हमारा दिमाग है, ये मस्तिष्क है, इसके ऊपर ये हड्डी है, इसको क्रेनियल हड्डी बोलते हैं, जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा देती है। हमारा मस्तिष्क एक पतली झिल्ली में रखा होता है जो उसे आंतरिक सुरक्षा देता है, और उस झिल्ली को मेनिंजोइड कहते हैं। यानी पहले तो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा क्रेनियल नामक हड्डी देती है, फिर उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में पूरा पैक हमारा मस्तिष्क रहता है जो उसे आंतरिक सुरक्षा देता है, और उस झिल्ली में हमारा मस्तिष्क रहता है उसको मेनिंजोइट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। जो हमारा मस्तिष्क है, इसका वजन 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अब ये देखिए, ये है हमारा मस्तिष्क। पहले तो इसके ऊपर रहेगी क्रेनियल नामक हड्डी, फिर इस जो हमारा ये मस्तिष्क है, यह एक मेनिंजोइट नामक झिल्ली में बंद रहेगा। चलिए अब कुछ इस मस्तिष्क के पार्टों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क, जैसे कि ये लिखा है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। इसके होते हैं 3 पार्ट, सेरेबेरम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। इसके बाद आ जाता है अपना मध्य मस्तिष्क, जो बीच वाला मस्तिष्क है, और इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के पार्टों के बारे में जानते हैं। अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं। तो पहले पार्ट के बारे में जानते हैं, जिसे बोलते हैं सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का कार्य क्या है, ये देखते हैं। सेरिब्रम हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग, लगभग 66% होता है। मतलब कि जो सेरेब्रम है हमारे यहाँ, जो जो यहाँ हमारा सिर है सबसे आगे वाला, यही सेरेब्रम है, और इसका इसी का हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा भाग होता है, लगभग 66%। और इसे प्रामस्तिष्क, यानी जो प्रथम मस्तिष्क है, इसको प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। इसका कार्य है याद रखना, जिज्ञासा, सीखने की जिज्ञासा आदि कार्य होते हैं। यानी कि हम मानव शरीर की स्मृति, मेमोरी, इसी को सेरिब्रम को बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा, थैलेमस। थैलेमस हमारे शरीर को बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। यानी कि जो थैलेमस है, यह हमारे शरीर को बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। जैसे कि जैसे बाहर गर्मी है या ठंडी है, या हमें कोई पीट रहा है, आदि सभी बाहरी क्रियाओं का ज्ञान हमें थैलेमस कराता है। यानी जो थैलेमस है, यह हमें बाहरी चीजों का ज्ञान कराता है। जैसे कि अगर हमें कोई डंडे से पीटता है, तो हमारा थैलेमस एक्टिव हो जाएगा कि भाई कोई पीट रहा है, और वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। थैलेमस बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता था, लेकिन हाइपोथैलेमस हमारे शरीर को आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे यदि शरीर के अंदर का तापमान अधिक है, तो पसीने के रास्ते ताप बाहर निकाल देगा, और यही हमारे शरीर में संवेग पैदा करता है, जैसे प्रेम, घृणा आदि। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर के जितने काम हैं, उनका ज्ञान हमें हाइपोथैलेमस कराता है। यानी कि जैसे गर्मियों में बहुत तेज तापमान होता है, तो हमारे शरीर को अंदर पता, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है कि बाहर बहुत तेज गर्मी है, तो मतलब कि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, जैसे बुखार आ गया है,
तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा ताप है, तो पसीना आएगा और पसीने के द्वारा वह ताप बाहर निकल जाएगा। और जैसे कि रोना है, प्रेम करना है, घृणा करना है, हमें किसी भी व्यक्ति से प्रेम होता है या घृणा होता है, इस इन सब की जानकारी भी हमें हाइपोथैलेमस कराता है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अग्रभाग तो निपट गया, अब देखते हैं मध्य भाग। मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट पार्ट है सेरिब्रल, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। इनमें आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो है सेरिब्रम, ये है सेरिब्रल। सेरिब्रल हमारे शरीर में मेरुरज्जु और मस्तिष्क का संपर्क स्थापित करता है। यानी कि जो सेरिब्रल है, हमारे मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है, इसका और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो पीछे वाला मेरुरज्जु है, इन दोनों का संपर्क कराता है, स्थापित करता है। जैसे यदि मस्तिष्क व्यस्त है तो यह शरीर के अन्य अंगों को संभालने का काम मेरुरज्जु को देता है। जैसे कि हम किसी चीज को गौर से पढ़ रहे हैं या किताब कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा दिमाग तो वही किताब पर स्थित है कि हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से आके हमें टच कर दे तो हमें काहे के चौंक जाते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि मेरुरज्जु को पूरे शरीर को संभालने का कार्य दे दिया था, और उसका कार्य वह संभालने का, जैसे किसी व्यक्ति को हम कोई नया काम दे देंगे पूरा, तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से मेरुरज्जु अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है और हम चौंक जाते हैं, फिर हमारा दिमाग एक्टिव होता है और फिर बोलते हैं अरे भाई तू था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में दूसरा पार्ट है कार्पोस। कार्पोस दो पिंडों में बटा होता है। जो हमारे मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का दूसरा पार्ट होता है कार्पोस, वह दो पिंडों में बटा होता है। ऊपरी दो पिंड देखने के लिए व नीचे के दो पिंड सुनने की को नियंत्रित करते हैं। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, इसमें पार्ट होता है कार्पोस, और वह दो पिंडों में, यानी कि जैसे कोई एक कमरा है, अगर हम उसके बीच से दीवार हटा देंगे तो एक इस साइड हो जाएगा, एक इस साइड। तो एक साइड के पिंड का काम तो है देखने को नियंत्रित करना, और दूसरे का कार्य है सुनने को नियंत्रित करना। चलिए अब देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क, यानी जो हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है उसी को। अब उसमें सबसे पहला पार्ट है सेरिबेलम, यानी आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। जो अग्र मस्तिष्क में पार्ट है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, और जो मध्य मस्तिष्क में है उसको बोलते हैं सेरिब्रल, और ये जो पश्चिम मस्तिष्क में है इसको बोलते हैं सेरिबेलम। यानी आपको कभी भी कंफ्यूज। चलिए तो अब देखते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम का कार्य हमारे शरीर का संतुलन बना के रखना है, और यह हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो होता है लगभग 66% सेरिब्रम, और सेरिबेलम होता है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, और इसका कार्य होता है हमारे शरीर का संतुलन बना के रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसी का दूसरा पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। हम सोचें कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम श्वास ना लें, तो कैसे, ये तो हो नहीं सकता है, यानी ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं पोन्स। पोन्स हमारे शरीर में मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और हमारे अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सोने जागने का चक्र। यानी जो पोन्स है हमारा, यह हमारी, जैसे हम नींद ले रहे हैं, यानी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सोने जागने का चक्र आदि। चलिए अब देखते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। खैर ये है तो विस्तार में, लेकिन आप लोगों को अभी विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे वाली कक्षाओं में आप विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं, यानी जो हमने वहाँ दो मुख्य तंत्रों के बारे में पढ़ा था। तो पहला हमारा तंत्र तंत्रिका तंत्र तो निपट गया, जिसमें कि जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु था। अब देखते हैं मस्तिष्क, हमने देख लिया, अब देखते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को सुरक्षा रीढ़ की हड्डी देती है, यानी जो हमारी पीछे वाली ये मेरुरज्जु है, इसको सुरक्षा रीढ़ की हड्डी देती है। अब कुछ लोग समझते होंगे कि ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें तो कुछ रहता नहीं है। भाई इसमें भी मस्तिष्क होता है। ये जो हमारी मेरुरज्जु है, इसी को हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, यानी दूसरा मस्तिष्क। और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका नसें निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जब हमारा शरीर किसी कार्य में व्यस्त होता है
तो ये शरीर को संभालने की जिम्मेदारी मेरुरज्जु को दे देता है, इसलिए इसे दूसरा मस्तिष्क भी बोला जाता है। चलिए, अब हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने सभी कुछ उसके बारे में विस्तार से देख लिया। अब देखते हैं दूसरा तंत्रिका तंत्र यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए, इसमें क्या-क्या कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ यानी जो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिकाएँ हैं, 12 जोड़ी वह है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएँ कार्य करती हैं। यानी कि जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें जो हमारे मस्तिष्क यानी जो हमारे दिमाग से 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ या नसें निकलती हैं वह है, और जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरुरज्जु है, इससे निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ या नसें जो मिलकर कार्य करती हैं, तो उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जो जीव जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके बारे में। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने उत्पाद को रक्त में स्रावित करती हैं, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। यानी कि जो जो स्रावी अंतःस्रावी जो हमारे अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, इससे जो रस या उत्पाद निकलते हैं, यह डायरेक्टली रक्त यानी खून में स्रावित यानी निकालती हैं, और जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन्स वह रसायन है जो जंतुओं की विकास एवं वृद्धि क्रियाओं का समन्वय करता है, यानी वो नियंत्रण करते थे और ये समन्वय करते हैं। हार्मोन्स हैं, ये हमारे शरीर को समन्वय करते हैं, और जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, ये नियंत्रण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, इनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं। चलिए, तो पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन। यह निकलता किस ग्रंथि से है, तो यह निकलता है अबटू ग्रंथि, और जो कहाँ होती है, अपनी गर्दन में होती है अबटू ग्रंथि, उससे निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है यह भी देखना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक कार्य नहीं देखेंगे तो कैसा पता चलेगा। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। यानी जो थायरॉक्सिन है, इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। उसे ही हम इसे ही हम लार लार भी बोलते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो लार मिक्स होती है, वही थायरॉक्सिन है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करती है। अब देखते हैं दूसरा, वृद्धि हार्मोन्स, यानी जो जीव जंतुओं को बढ़ने की, यानी जैसे कि कोई बच्चा है, वो छोटा है, तो वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा, तो यह वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है, इसको देखते हैं। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि, और इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। यह मस्तिष्क में होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, और इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि व विकास का नियंत्रण। यानी कोई बच्चा है तो वो उसकी वृद्धि ना तो अधिक होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, यानी वृद्धि व विकास का नियंत्रण। अब देखते हैं तीसरे हार्मोन, यानी एड्रेनलिन। यह निकलता किस ग्रंथि से है, यह निकलता है अधिवृक्क से। अब इसका स्थान कहाँ है, मतलब कि जहां पर वह पाई जाती है, तो यह वृक्क किडनी के ऊपर होती है। जो अपनी किडनी होती है, इनके वृक्क के ऊपर होती है, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो बीपी है, बीपी ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करना। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ चुकी है और उसकी धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई, बीपी बहुत बढ़ गया, तो ऐसे में इनको नियंत्रित करना एडिनिल एडिनिल हार्मोन्स का है। अब देखते हैं अपना चौथा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन यह निकलता किस ग्रंथि से है, यह निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से, और यह होता कहाँ है, जो हमारा पेट होता है उदर के नीचे, ये जो हमारा पेट होता है इसके नीचे होता है। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। यानी कि जो इंसुलिन है, यह निकलता है अग्नाशय से होता है, और यह ग्रंथि होती है
यानी जो इंसुलिन हार्मोन है यह निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से, और यह जो होती है इसका स्थान होता है, यह होता है उदर यानी पेट के नीचे, और इसका कार्य होता है रक्त यानी कि खून में शर्करा यानी शक्कर की मात्रा का नियंत्रण करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अग्नाशय ग्रंथि कार्य ना करे और इंसुलिन रिलीज ना करे तो उसको शुगर हो जाएगी, क्योंकि यह शर्करा यानी शक्कर की मात्रा का नियंत्रण नहीं होगा और उस व्यक्ति को शुगर हो जाएगा। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का अग्नाशय इंसुलिन रिलीज नहीं करता है तो उसे शुगर की बीमारी हो जाती है, उसको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, तभी उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं लिंग हार्मोन। यानी कि जो लिंग हार्मोन है ये नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होते हैं, यानी कि स्त्री में अलग होते हैं और पुरुष में अलग होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं नर। नर में निकलते हैं टेस्टेरोन, और इसकी जो ग्रंथि है वह वृषण से निकलते हैं, और इसका स्थान होता है पेट का निचला हिस्सा, और इसका कार्य होता है यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन। यानी जब बच्चा यौन अवस्था में आता है तो यह टेस्टोरेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और जो अपनी मादा है यानी जो महिलाओं हैं इनमें निकलते हैं एस्ट्रोजन, और इनका स्थान होता है अंडाशय, और यह भी पेट का निचला हिस्से स्थान पर पाए जाते हैं, और यह भी यौन अवस्था से संबंधित परिवर्तन करते हैं। जैसे कि अगर स्त्री है, जैसे कि पुरुष है, पुरुष जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे तो उसकी दाढ़ी निकलेगी, आवाज भारी होगी, यानी ये पुरुष में चेंजेस आएंगे। जो महिला है उसकी आवाज पतली होगी, और कई तरह के बदलाव आएंगे। तो इसी को लैंगिक परिपक्वता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पादपों में समन्वय। यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं इनमें नियंत्रण तो नहीं होता है लेकिन समन्वय जरूर होता है, यानी पादपों में समन्वय। अब देखते हैं पादपों की गति। यानी जो पादप है उनकी गति क्या होती है। पौधों की वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना। जो पौधे हैं उनका गति पे, वो गति पे कैसे निर्भर हो सकते हैं, आप ही बताइए। पौधे यहाँ वहां निकलते यहाँ यहाँ घूमते थोड़ी है, तो उनका गति पर निर्भर ना होना। पौधों की वृद्धि पर निर्भर गति। यानी कि जो पौधे हैं उनकी वृद्धि, यानी जो पौधा हमने छोटा सा लगाया तो वो अचानक से बढ़ता जाएगा, यानी पौधों की वृद्धि पर गति जरूर निर्भर है, लेकिन गति पर वृद्धि निर्भर नहीं है। वृद्धि पर निर्भर गति जरूर है, लेकिन पौधों की वृद्धि का गति पर निर्भर कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है कि नहीं पेड़ पौधे चलेंगे नहीं तो वो वृद्धि भी नहीं करेंगे, ये नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें पहला, पौधों की उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। यानी कि जिस प्रकार से मानव भी, हम भी, ये जीव जंतु भी, जिस प्रकार से हम कोई गर्म वस्तु छूते हैं तो हम उससे उसको टच करने पर हम हाथ दूर कर लेते हैं, यही होती है उद्दीपन में उद्दीपन और अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब कि हम स्वयं जो कर रहे हैं यह है अनुक्रिया, और जो हम उस गर्म वस्तु को छू रहे हैं वह है उद्दीपन। तो पौधे भी उद्दीपन में अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि पौधों की कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को घटाते बढ़ाते रहते हैं, जिससे गति उत्पन्न होती है और कोशिका सिकुड़ या फूल जाती है। जैसे कि पौधे हैं, अगर हम उस किसी पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दें, बार बार अधिक पानी दें, तो उसके अंदर जो उपस्थित पानी की मात्रा है उसको वो कम यानी घटाते या बढ़ाते रहते हैं, जिससे गति उत्पन्न होती है, यानी जो उनकी वृद्धि होती है वह ज्यादा होती है, और कोशिका सिकुड़ या फूल जाती है। यानी कि जो उनकी कोशिकाएं होती हैं वो या तो सिकुड़ जाएंगी या फूल जाएंगी। जैसे कि हम उदाहरण भी देख सकते हैं, जो छुई मुई पौधे की पत्तियां होती हैं, कभी आप प्रैक्टिकल भी करना, छुई मुई पौधे की पत्तियां होती हैं, अगर हम उनको छुएंगे यानी टच करेंगे तो वह पत्तियां अपने आप सिकुड़ जाती हैं। तो यही अनुक्रिया है। अब है वृद्धि पर निर्भर ना होना, जैसे कि ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। अब देखते हैं कि पौधे विद्युत रासायनिक साधन का प्रयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। जो पेड़े हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वह भी रासायनिक साधन का प्रयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से जीव जंतुओं में विद्युत आवेग से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से यह रासायनिक साधन का प्रयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पौधों में वृद्धि के कारण गति। यानी जो पौधों में वृद्धि के कारण गति होती है, यह अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं।
यानी कि पौधों में वृद्धि के कारण जो गति होती है, यह उद्दीपन के कारण होती है। प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? यानी कि प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? इस अनुवर्तन में प्रकाश की तरफ गति, यानी पेड़ पौधे हैं प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश की तरफ गति करते हैं। जहां पर प्रकाश जाएगा वहां गति करेंगे। जैसे कि सूरजमुखी है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि सूरजमुखी है, सूरज की रोशनी जिस तरफ जाएगी वह भी उसी तरफ घूम जाएंगे। तो ये होता है प्रकाशानुवर्तन। अब देखते हैं जलानुवर्तन। इस अनुवर्तन में जल की तरफ जड़ों की गति होती है। यानी कि जलानुवर्तन होता है, जैसे कोई पौधा है वो लगा है, तो वो उसको जहां तक जल मिलेगा वह उसी तरफ गति करेगी। अब सी देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन। इस अनुवर्तन में पृथ्वी की तरफ यह दूर गति होती है। यानी जो गुरुत्वानुवर्तन है, इस अनुवर्तन में पृथ्वी के या तो तरफ गति होती है या दूर गति होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं डी, रसायनानुवर्तन। इस अनुवर्तन में पराग नली की अंडाशय की तरफ गति होती है। यानी कि जो रसायन अनुवर्तन है, इस अनुवर्तन में पराग नली की अंडाशय की तरफ गति होती है। चलिए, अब जिस प्रकार से जीव जंतुओं में हार्मोन थे, इसी प्रकार से पादप पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। चलिए, यह वह रसायन होते हैं जो पौधों के विकास, वृद्धि और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। यानी यह जो हार्मोन होते हैं, यह रसायन या हार्मोन होते हैं जो पौधों के विकास, वृद्धि और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। चलिए, तो पहला पहला है साइटोकाइनेन। यह हार्मोन कोशिका विभाजन तीव्र गति से करता है और यह हार्मोन फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो साइटोकाइनेन है, यह हार्मोन कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका बहुत जल्दी जल्दी विभाजन करता है, और यह हार्मोन फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। यह हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। जो जिब्रेलिन होता है, यह पौधे के तने तने की वृद्धि में सहायक होता है। यानी ये ऊपर वृद्धि हो या ना हो, लेकिन तना है जो उसकी वृद्धि करेगा, यानी मोटा करेगा तना को। ये जिब्रेलिन का कार्य है। चलिए, अब तीसरा देखते हैं। एब्सिसिक अम्ल। यह हार्मोन पत्तियों को मुरझाता और वृद्धि संदमन करता है। जो एब्सिसिक अम्ल है, इसका कार्य है, मतलब इस हार्मोन का कार्य है पत्तियों को मुरझाना। जैसे कि आपने देखा होगा फरवरी में सभी पौधों की पत्तियां झड़ने लगती हैं, तो यह किसका कार्य है? यह है एब्सिसिक का कार्य। यानी कि जो पुरानी पत्तियां हैं उनको मुरझा के हटा देगा और वृद्धि संदमन करेगा, यानी नई पत्तियां उगेगी और वृद्धि हो गई। इसी को बोलते हैं वृद्धि संदमन। चलिए, अब चौथा देखते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन। यह हार्मोन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। यानी जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है, यह हार्मोन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। यानी जो हमारे हमारे पेड़ की डाली होती हैं उनके आगे वाले भाग पर बनता है, और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि व प्रकाशानुवर्तन में सहायता करता है। यानी कि जो हमारे पेड़ की कोशिकाएं होती हैं उनकी लंबाई में वृद्धि व प्रकाशानुवर्तन में, यानी जो प्रकाश की तरफ पौधे गति करते हैं, उसमें यह सहायता करती है। तो चलिए, धन्यवाद। मैंने आपको अभी ये कक्षा 10वीं का अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं इसी प्रकार से आपको कक्षा 10वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का हर लेसन बाय लेसन आपको सभी के वीडियो दूंगा। और अगर आपको तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अगर तीसरा स्वायत्त तंत्र के बारे में भी जानना हो तो कृपया कमेंट्स में बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, धन्यवाद।